गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का उत्तराखंड पुलिस भर्ती का यह लिखित पेपर आज हुआ है। और अगर हम पेपर के बारे में बात करूं तो ओवरऑल पेपर थोड़ा सा टफ है और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जिन बच्चों ने लंबे समय से जो बच्चे निरंतर तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं आई होगी। अगर मैं समझता हूं जो बच्चा निरंतर अध्ययनरत रहा होगा तो उसने ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। और जो बच्चा ने ये सोचा होगा कि यार पेपर है, चलो 10 दिन पहले से पढ़ेंगे या लापरवाही की होगी, तो उसके लिए बहुत टफ पेपर है। अगर मैं ओवरऑल देखूं पूरे पेपर को तो 50-50% ये पेपर है। अगर मैं कहूँ 50% ये टफ है, 50% सिंपल सा है। ठीक है, ओवरऑल आज मैं आप लोगों के सामने ये पेपर लेके आया हूँ। सीरीज एक पेपर है, कोई मेरे बगल में कोई बच्चा ये पेपर दिया था उसने, तो उसका ये पेपर है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष इस पेपर को सॉल्व करूंगा। आप मेरे साथ इसे अपने साथ मिलाते हुए चलिएगा कि आप के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर जिस बच्चे के क्वेश्चन ये लगता है कि उसके बहुत कम नंबर आए हुए हैं, कृपया वो बच्चा उदास ना हो। जिंदगी यहीं पर रुक नहीं जाती है। देखिए, कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सफलता का आनंद इसके बिना नहीं उठाया जा सकता है। तो पॉजिटिव सोचिए। बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी समूह गांव का ये फॉर्म फिलअप करने की 20 तारीख लास्ट डेट है। सभी फॉर्म को फिलअप कीजिए। जिस प्रकार से मेहनत आप लोग करते हुए आ रहे हो उसी प्रकार से इसको करिए। आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा बकवास न करते हुए। देखिए, मैं ये आज का जो लिखित पेपर है उसे सॉल्व करूंगा। आप लिखित पेपर, ठीक है, आप मेरे साथ इसे बनाते हुए चलिएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न इसमें सही हैं। देखते आज हम पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं भाग एक को लेंगे। भाग एक में कौन कौन से प्रश्न हैं उसको देखते हैं। भाग एक में सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी, अब सामान्य हिंदी में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं इसको देख लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ए बी सी डी ये दिए हुए हैं। प्रश्नवाचक या अल्प विराम या निर्देशक या हंस पद, तो इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रश्न एक का डी है। ठीक है, ये डी इसका राइट आंसर है। हंस ये पद इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब वहीं हम अगर हम दूसरे प्रश्न की अगर बात करें बच्चों, दूसरा प्रश्न कहता है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सकते हैं क्या कहलाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, शब्द, पद, वर्ण या वाक्य क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगे जब मैं ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया था। तो ये है आपका वर्ण आता है। ठीक है, वर्ण ये आपका राइट आंसर है। ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है वर्ण। अब अगर हम तीसरे प्रश्न की अगर बात करें बच्चों, तीसरा प्रश्न कहता है अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम शब्द में कौन सा, देखिए जो अंतिम जो ये शब्द है इसमें क्या ढूंढना है आपको, ये प्रत्यय। इसमें प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है ये आपको देखना है। देखिए, एक इम, इमा, इन, इसमें जो होगा आपका बी, ऑप्शन बी आपका होगा इम। ठीक है, इसे मिलाते हुए चलिएगा। अब चौथा प्रश्न कह रहा है, ये हम जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो सीरीज एक है, एक के अनुसार मिलाते हुए चलेगा। आप लोग प्रश्न मिला लीजिएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं, कौन सा है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा है। नीम है, अरावली है, जामुन है, चंबल है, कौन सा है दोस्तों। अगर इसका सही उत्तर दूं तो ये ऑप्शन ए आपका नीम। ठीक है, नीम है। अब प्रश्न पांचवे की बात करें तो पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है, देखिए पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं
के शब्दों के जोड़ से बनता है। रेलगाड़ी शब्द की बात कर रहे हैं। अब रेलगाड़ी किन किन शब्दों से मिलकर बनता है? देखिए, हिंदी या इंग्लिश शब्द का है, या अंग्रेजी या हिंदी का है, या फारसी या संस्कृत, या हिंदी तथा या उर्दू, ये दो। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने संयम के साथ, अगर मैंने जिससे पूर्व वीडियो जो डाली थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। उसमें कई क्वेश्चन इससे पूछे गए। देखिए, अब मैं बात करता हूं इस 5वें प्रश्न का जो सही राइट आंसर है आपका बी। ये बी इसका राइट आंसर है। अब बी में क्या है? अंग्रेजी। देखिए, अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी जो शब्द है आपका किस है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों। अब छठे प्रश्न को अगर हम देखते हैं, छठा प्रश्न क्या है? देखिए, निम्न में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, ये अग्नि का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है जो छठे नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आग, अनल, नील या वैश्व व नर, ये क्या है आपका? अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो ऑप्शन सी क्या? उसमें आपका अनिल क्या है? ये आपका सही उत्तर आपका अनिल है। ये पर्यायवाची शब्द के अंदर नहीं आता है। ठीक है। अब 7वें नंबर की बात करते हैं, 7वें प्रश्न की बात करते हैं। सदानंद में संधि है। सदानंद में संधि है। कौन सी संधि है आपको बतानी है। संधि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। यह व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या गुण संधि है, या यण संधि है? कौन सी संधि का इसमें प्रयोग किया है? तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो ऑप्शन ए इसमें क्या है? व्यंजन संधि। मैंने काफी दफे ये वाला पोर्शन आपको पढ़ाया हुआ है, निःशुल्क पढ़ा रहा था, आप लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे थे। ठीक है। यदि आप लोगों को पढ़ना होगा तो मैं गूगल मीट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिसको पढ़ना है। ठीक है। मुझे उसमें ज्यादा आप लोगों से ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपके हितों के लिए मैं उसे निःशुल्क कर दूंगा। देखिए 8वें नंबर का जो प्रश्न है, ये बहुत दफी प्रश्न आपने सुना होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय हो, ये जो है ये किस प्रकार का वाक्य है? संदेहजनक वाक्य है, या फिर आपका संदेश वाक्य है, या विराम वाचक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है? इसमें कौन सा ये वाक्य का प्रयोग किया गया है? देखिए, संदेहजनक वाक्य तो है नहीं, और संकेतजनक भी वाक्य भी नहीं है, और विरामक वाक्य भी नहीं है, यह इच्छावाचक वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी है, इच्छावाचक ये वाक्य इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब 9वें तरफ की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, देखिए कई दफे आपने मुहावरा तो बहुत दफे सुना होगा। कह रहे हैं कि आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। बहुत से जो कपल होते हैं ना, बहुत से जो कपल जो लड़के होते हैं, लड़कियों से क्या प्रपोज करते हैं? मैं तो तेरे आसमान के तारे तोड़ के ले आऊंगा, तारों के जमीन पे बिछा दूंगा, तेरे कदमों पे बिछा दूंगा। कई दफे हम इस वाक्य का बहुत दफे प्रयोग करते हैं, इस मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। देखिए, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, या भरसक प्रयत्न करना, या अपनी पूरी जी जान लगा देना। कहने का मतलब है अपना काम निकाल देना। ठीक है। या चुनौती स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। बहुत बड़ा या असंभव। देखिए, असंभव कार्य की बात करें ना, हम जो तारे हैं जमीन पर हम ला सकते हैं, असंभव कार्य है। असंभव कार्य का करना होता है, वो चीज हम नहीं कर सकते, तो असंभव है ये। ठीक है। बहुत बड़ा कार्य। ठीक है, ये है। अब जो इसी श्रृंखला का 10वें नंबर का प्रश्न, 10वें नंबर का प्रश्न टिप्पण की भाषा होना चाहिए। टिप्पणी। अब देखिए, टिप्पणी होता है ना, ये टिप्पण की भाषा। ठीक है। टिप्पण की भाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी भाषा होना चाहिए, आपको बताना है। देखिए, भाव प्रधान होना चाहिए, या फिर कल्पना प्रधान होना चाहिए, या फिर वस्तु प्रधान होना चाहिए, या काव्यात्मक होना चाहिए।
क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ये बताऊं तो दोस्तों इसका भी आपका ए आंसर सही है। तो ए को नोट कर लीजिएगा। तो ये भाव प्रधान ये सही है इसका उत्तर। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो पेपर है बहुत सिंपल पेपर है, अगर जिसने पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, ये नहीं कि भैया, इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि परीक्षा हॉल में अपने आप को दबाव में ना लाए। यदि आपने दबाव में यदि आपने आपको रखा होगा तो आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा होगा। अब प्रश्न 11वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं बच्चों, 11वें प्रश्न पर शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ क्या होगा। ठीक है, शब्दावली का अर्थ क्या होगा इतना आपको पता होना चाहिए। भाषा का केंद्रीय अंश होना चाहिए या अन्य भाषाएं मिलकर होना चाहिए, या सी हो आपका शब्दों के विभिन्न स्रोत होना चाहिए, या शब्दों का समूह। दोस्तों अगर मैं इसका सही उत्तर बनता हूं तो इसका जो सही आंसर है डी, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, शब्दों का समूह डी आपका सही है उत्तर है, शब्दों का समूह। ठीक, ये आपका सही उत्तर है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें आपने अगर पढ़ा होगा, अगर इसका पूरा सिलेबस देखा होगा, मैंने आप लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर नहीं, मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर भी ओरिजिनिंग भी आएगी, तो आई थी ना वो। आप लोग समझते नहीं हो कि भैया आप अगले को बेवकूफ समझते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हो, तो इस वजह से आपके कहीं ना कहीं ये ज्यादा होशियार बने होने की वजह से जिन बच्चों का ये पेपर रह जाएगा तो वो दोबारा कोशिश करें। ठीक है, अब कंप्यूटर शब्द के, अब जो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, चाणक्य ये नाम है, देखिए चाणक्य नाम है कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, कंप्यूटर के मामले में कंप्यूटर के मामले में कौन सा है, कंप्यूटर के एक प्रकार का है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, या कंप्यूटर के एक फॉन्ट का है, या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो इसका सही आंसर होगा 12वें का सही आंसर होगा आपका सी। सी क्या है आपका, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। ठीक है, ये आपका सही आंसर। अगर हम अब 13वें नंबर की प्रश्न की अगर बात करें तो 13वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, कभी निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, किस चीज के ये प्रतिनिधि के कवि हैं आपको पता होना चाहिए। ये प्रेमा ज्ञास क्या हो गया, या ज्ञानेश्वर क्या है, या रामे ज्ञान का है, या कृष्णाज्ञा का है, या ज्ञानेश्वर। ये इसका अगर हम सही आंसर बताऊं तो 13वें का आपका ज्ञानाश्री। ठीक है, देखिए प्रेमाश्री या ज्ञानेश्वरी या रामेश्वरी या कृष्णाश्री, ये आपका क्या है, आपका जो ज्ञानेश्वरी आपका ऑप्शन बी आपका ये सही है। अब 14वें प्रश्न की अगर बात करूं, 14वां प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपने पढ़ा होगा रचयिता है कौन से, इंटर में बहुत दफे पढ़ा होगा, अगर आपने हिंदी सही तरीके से पढ़ी होगी तो दोस्तों सूरदास हैं, या रैदास हैं, या तुलसीदास हैं, या रसखान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका सी, तुलसीदास हैं आपके। ठीक है, तुलसीदास आपका ये सही प्रश्न है। ठीक है, उत्तर। अब 15वें नंबर का अगर प्रश्न की बात करें, 15वें नंबर का प्रश्न कहता है कि कर्म भूमि के लेखक। देखिए मैंने कई दफे इस प्रश्न को आपको बताया है, कर्मभूमि के लेखक। ठीक है, कर्मभूमि के लेखक कौन है, सत्याजीत राय है, या शेखर जोशी है, या कृष्ण चंद्र है, या प्रेमचंद्र है। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं, कर्मभूमि के जो लेखक हैं आपके ऑप्शन डी, ये आपका प्रेमचंद्र के द्वारा ये रचित है। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 16वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, हिम कीर्तिनी के रचयिता का नाम है, हिम कीर्तिनी के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो अगर इसका सही उत्तर दूं तो दोस्तों आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं पहला, बी आपका रामधारी दिनकर हैं, या फिर सी
आपके दुष्यंत कुमार हैं या फिर डी आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ये इनमें से कौन से इसके सही उत्तर होगा? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी आपका ये ए क्या होगा? ए आपका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तन के प्रमुख पात्र भक्तन का वास्तविक नाम क्या था? 17 नंबर का ये प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न का भक्तन का क्या पूरा नाम क्या है? भक्तन का वास्तविक नाम पूछा है। ठीक है, आपने क्या लिखा है मिला लीजिएगा, कितने नंबर आ रहे हैं उससे वो देख लीजिएगा, आपके आंसर की भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर नीलमा है या मालती है या लक्ष्मी है या धनिया है। अब आपका अगर मैं बात कहूं तो इसका सही आपका लक्ष्मण ये है। अब अगर हम 18 नंबर का प्रश्न की अगर बात करें बच्चों, तो 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? ये आपको बताना है। तीसरी भाषा की बात करें, क्या संस्कृत है या हिंदी है या अभ्रंश है या मराठी है? तो दोस्तों 18 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा सी आपका अभ्रंश। ठीक है, अब अभ्रंश होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम 19वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो 19वें नंबर का प्रश्न कह रहा है जो आपकी ये तो सभी ने सही किया होगा अनुमान, मुझे लगता है कि अगर नहीं किया होगा तो पानी में चुल्लू भर पानी में डूब मरने के कार्य हैं, इतना तो आना ही चाहिए। अपनी क्षेत्रीय भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी क्षेत्र के हैं। तो ये कुमाऊनी बोली प्रमुखतः कहाँ बोली जाती है? पौड़ी और गढ़वाल या नैनीताल या अल्मोड़ा या नेपाल या काठमांडू या मसूरी या शिमला। सभी ने सही किया होगा, बी इसका है आपका नैनीताल और अल्मोड़ा, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, ये 20वें नंबर का प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 20वें नंबर का प्रश्न में देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अब देवनागरी लिपि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अब कहाँ हुआ है आपको बताना है। देखिए अगर मैं इसका सही उत्तर दूं तो बच्चों आपको ये देखिए, ये ब्राह्मी लिपि से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्वेश्चन सी, आंसर सी इसका है, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से इसका क्या है? ब्राह्मी लिपि से इसका क्या है? उद्गम हुआ है देवनागरी लिपि का। ठीक है, ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या है? हिंदी से रिलेटेड हैं। आप देखते हैं आपके सामान्य ज्ञान आपके जीके से आपकी ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हुए। 20 में से आपके कितने नंबर आए ये मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान के प्रश्न कितने किए हैं? या ये भी 20 होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने भी हैं आपको देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने आपको इनके लिए स्पष्ट तौर पे लिखा भी है, आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। यदि किसी बच्चे को चाहिए होंगे तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की आप लोगों के लिए ये बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये आप ये मौला मिलाइए, क्या बोलते हैं? भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि ये कब थी? इसकी प्रक्षेपण की तिथि ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ए दिया हुआ है 12 जनवरी 2018 को, बी दिया है 24 जनवरी 2019 को, या सी दिया है 22 मई 2019 को, या डी दिया है 22 जुलाई 2019 को। तो दोस्तों अगर इसका मैं सही उत्तर दूं तो इसका जो 21वें नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर आपके 24 जनवरी 2019 में इसका प्रक्षेपण किया गया। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है पहले मेरे ये देखिए, ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, इसी नोट्स में से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पूरे मेरी किताब बनी हुई है तो इसमें से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। बहुत इससे क्वेश्चन बने पड़े हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 24 जनवरी 2019 को जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, ने क्या किया था? जो ध्रुवीय
उपग्रह है, प्रक्षेपण यान, जिसे अगर हम उस यान का अगर हम नाम बताऊं आपको, PSLV C44 से ये क्लामसैट V तथा और उसके साथ जो अटैचमेंट जो उपग्रह किया गया था, इमेजिंग उपग्रह जो इमेज सैटेलाइट से जो धरती की जो फोटोग्राफी करते हैं उसको इसमें प्रक्षेपण किया गया था। माइक्रोसैट R, इसमें माइक्रोसैट भी लगाया गया इमेज कैप्चर करने के लिए, और इसका सफल परीक्षण जो किया गया था, प्रक्षेपण इसका किया गया था कब, 24 जनवरी 2019 को किया गया था। और इसका प्रक्षेपण जो हुआ था आप सभी को पता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से इसका किया गया था, जो हरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया। कितने बजे, अभी क्वेश्चन बन जाता है इसमें, कितने बजे इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 11:37 में ये PM में ये किया गया था, रात में इसका प्रक्षेपण किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। 22वें नंबर का जो प्रश्न है, देखिए 22वें नंबर का जो प्रश्न है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला था। कई दफे जो आपके जो कोविड से रिलेटेड प्रश्न है, मैंने कहा था कोरोना काल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ये क्वेश्चन आया है आपका। कोविशील्ड, भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये देखिए आपने बहुत दफे न्यूज में ये सुना होगा कि भारत बायोटेक के द्वारा इसको किया जा रहा है, मगर देखिए अगर इसमें थोड़ा सा मैं दो चीजों में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। जो इसका जो पहला प्रश्न, इसका जो ऑप्शन है, जैसे भारत बायोटेक का है या पैनासिया बायोटेक द्वारा किया है, या जायड्स कैडिला द्वारा किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, सीरम, ये जो आपका इसका जो सी ऑप्शन है ये आपका इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, सीरम इंडस्ट्रीज द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। और आप अगर इसका आयोग से अगर प्रश्न अगर एक आता है तो मुझे भारत बायोटेक द्वारा थोड़ा सा भारत बायोटेक द्वारा कोविशील्ड और जो अलग अलग जो वैक्सीन थी उसमें भी उनके द्वारा रिसर्च की गई थी, मगर जो ये कोविशील्ड की गई थी, ठीक है, ये तो इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखिए एक प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न तो मुझे लगता है अनुमान सभी ने गलत किया होगा, मैं जहां तक कन्फर्म हूं, ठीक है, मैं श्योरली हूं 100% आपने गलत किया होगा। जिस बच्चे ने सही किया होगा तो उसके लिए काबिल तारीफ। गेहूं के दाने होते हैं, जिस बच्चे ने ये किया होगा तो मुझे लगता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा किया होगा। अब गेहूं के दाने क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर गेहूं की दाने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दे देता हूं, यहाँ पर बताता हूं, ये एक बीज है या फल है या रूपांतरित फल है या संपूर्ण बीज है। कई बच्चों ने इसको अगर मैं बात करूं ये बीज के रूप में देखा होगा। बच्चों ये बीज नहीं है, ये गेहूं एक क्या है, छोटा खाद्य फल है। ठीक है, ये फल के रूप है, क्या है आपका, अगर मैं कौन सा है 23, ये फल के रूप में इसे हम जानते हैं, खाद्य फल। जो आपके देखिए जो ये बीज नहीं है, पहले इतना स्पर्श से रख लीजिए, ये खाद्य फल है जो गेहूं का अनाज का वो फल कहता है। गेहूं का जो पौधा होता है, अब यहाँ पे देखो गेहूं का अगर मैं पौधा बनाऊं, ठीक है, इसमें ये लगे रहते हैं, अगर ये तमाम चीजें रखें तो इस पौधे का क्या है, ये फल है, ये बीज नहीं है। ठीक है, इस पौधे का ये क्या है, फल है, इसके लिए ये राइट आंसर आपका ये फल होगा। ठीक है, फल बी इसका सही आंसर है। अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में। यह कह रहा है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? देखिए, जब कहने का मतलब है, इसको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं आपको, इसका सीधा आंसर भी आपको इसमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, जस्टिस घोष ने जब अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, जब इनका पूरा कार्यकाल हो गया था, साथ ही इन्हें जो न्यायी सदस्य होते हैं, न्यायमूर्ति जो थे उस समय, जो प्रदीप कुमार मोहती को लोकपाल का इसमें क्या बनाया था, अध्यक्ष या कहें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें आठ सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 अन्य लोग होते हैं इसमें जो, ठीक है। और 2 साल से अधिक से ये पद क्या था, ये लंबे टाइम से 2 साल से ये पद खाली था। इसको भरने की कवायद बहुत लंबे समय से चली थी। और अगर मैं बात करूं
राम जो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद द्वारा इनको 23 मार्च 2019 को इनको क्या किया गया था, इसको लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त भार के रूप में इनको क्या किया गया था, शपथ या कहें इनको शपथ दिलाई गई थी, इसके पद पर इनको नॉमिनेट कर दिया गया था। और देखिए न्यायमूर्ति घोष को इसमें क्या था, जिसे जस्टिस पीसी घोष को इसको नियुक्त कर दिया गया था। और अगर इसका सही उत्तर दूं तो आपका इसका ए आंसर है प्रदीप कुमार मोहती। ये जस्टिस जो थे इनके बाद इनका कार्यकाल ये रहा। अब देखिए इसी के बाद अगर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं तो ये मुझे लगता है आपने ये क्वेश्चन क्या होगा, करंट अफेयर शीट लेके कहता हूं कि मैं पढ़ते जाइएगा, मगर आपने नहीं पढ़ा वो आपका दोष है। ठीक है, अब 25वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, सेट ए का है, ये निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी, और या बी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को दिया गया था, या फिर सी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया गया था, या फिर प्रख्यात संगीतकार प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा को ये दिया गया था। तो दोस्तों इसमें से अगर मैं सही बात कहूं, इसका सही आंसर दूं तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को ये पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया। पहली दफे ये अवार्ड दिया गया था, इससे पहले ये दीनानाथ अवार्ड नहीं दिया गया था। 2022 से ही इसका प्रारंभ हुआ था। और लता मंगेशकर के जो पिता थे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की जो क्या थी यहाँ पर 80 पुण्य तिथि थी ना, इस तिथि के दिन प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान दिया गया था। और जो मंगेशकर जो परिवार है इन्होंने एक घोषणा की गई थी इस दिन की ये प्रति वर्ष इस अवार्ड को दिया जाएगा। इस बार 2022 से प्रारंभ हुआ, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 26वें नंबर का प्रश्न है। 26वें नंबर का प्रश्न मैंने यहाँ पर 25 यहाँ पर देखिए 25वें नंबर के प्रश्न का अगर बात करूं, 25वें नंबर का प्रश्न का है ए मोदी जी हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसे 24 का बताया था, 24 का ऑप्शन ए। ठीक है, 25 का भी ए है। और अगर हम 26 की बात करें तो 26 नंबर के प्रश्न की अगर तरफ बढ़ते हैं तो किस शहर ने 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। इसमें आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या गुरुग्राम हरियाणा, या गांधीनगर गुजरात, या मध्य प्रदेश इंदौर। ये अगर इसका सही उत्तर दूं दोस्तों तो आप इसका अगर सही उत्तर दूं तो इसका सही ये जो गांधीनगर गुजरात में इसको किया गया था। अब ये क्या था दोस्तों, इसको भी समझते हैं। देखिए जो रक्षा अनुसंधान होते हैं हमारे, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे हम DRDO हाँ जो इसको बोलते हैं, हम कहने का मतलब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक ये जो प्रोग्राम चला रहा गुजरात के गांधीनगर में, ये डिफेंस एक्सपो ये 2022 का आयोजन किया गया। इसमें जो तमाम चीजें, इसका मेन उद्देश्य इसको करने का क्या था, डिफेंस के जितने भी आधुनिक हथियार हैं, चाहे टैंकों की बात करें या रडार की बात करें, जितने भी, या फिर हम वायुसेना की शक्ति की बात करूं या थल सेना की या नेवी की यदि बात करूं, तो इन तमाम आधुनिक हथियारों का यहाँ पर क्या किया गया था, प्रदर्शनी करी गई थी। और ये तमाम जो किया गया था ये रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया गया था। और जो ये इवेंट होता है बच्चों, ये जो इवेंट होता है प्रति वर्ष 2 साल में इस इवेंट को किया जाता है। देखिए अभी 2022 में हुआ था, अब 22 के बाद सीधे इसको 24 में ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न है 27वें नंबर का प्रश्न है। इसमें से निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोहम्मद अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका अगर मैं सही आंसर आपको दे दूं तो जो महिला का जो खिताब जो जीता था, अगर मैं बात करूं जो सैयद मोदी, सॉरी यहाँ पर लिखा है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। किसने जीता था? ये जीता था बच्चों, इसका ऑप्शन राइट जो आंसर है इसका
ए है। और ए पीवी सिंधु ने वर्ष 2017 में भी इसको जीता था, इस खिताब को, ठीक है। और 2022 में भी ये टूर्नामेंट जीता था। अगर इस टूर्नामेंट की अगर बात करूं तो ये जो लखनऊ में ये टूर्नामेंट हुआ था, लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय जो बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम है, वहां पर 18 से 23 जनवरी 2022 को ये लखनऊ में ये यूपी के जो बापू बनवारी दास इंडोर स्टेडियम है, वहां पर ये खेला गया था। इसका आयोजन वहां पर किया गया था। देखिए, पीवी सिंधु ने 2017 में और 2022 में ये खिताब को जीतने वाली ये पहली भारतीय ये महिला है जिसने ये टूर्नामेंट को 2 बार जीता, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। देखिए, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाया गया? आपको सभी को पता है कि यूक्रेन का जिस समय ये चल रहा था युद्ध, तमाम चीजें आप लोगों का ये चल रहा था कि यार इसका पेपर कब आएगा, आप लोग सभी बेचैन हो रहे थे। तो ये अंततः वहीं से क्वेश्चन ये बना कि भैया यूक्रेन का जो रूस और यूक्रेन के मध्य जब युद्ध हुआ था तो वहां पर सभी देश के जितने भी अन्य कंट्रियां हैं सभी के वहां पर क्या हो गए थे, लोग फंस गए थे, नागरिक फंस गए थे। तो हमारे देश के भी यहाँ पर जो 20,000 जो मेडिकल के जो स्टूडेंट थे, जो भारतीय जो थे वहां पर जो मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे थे, वो वहां पर फंस गए थे। युद्ध चरम सीमा पर अपना चल रहा था, युद्ध बहुत ज्यादा चल रहा था। तो भारत सरकार द्वारा एक मेगा क्या ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम रखा था, देखिए यहाँ पर ऑप्शन, उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन गंगा। देखिए, ऑपरेशन गंगा ये रखा गया था। आप ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गोदावरी, इस पे किसी भी मत जिसने क्लिक किया है तो वो गलत है। ऑपरेशन गंगा जिसने किया है वो सही होगा। अब देखिए 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं बच्चों, उसको देख लीजिएगा। ये आपका ये है, इसको देख लीजिए, मैं इससे बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब 29वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? विंडो, लिनक्स और मैक्स ओएस, ये उपयुक्त सभी, अगर मैं ये बताऊं ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ये उपयुक्त सभी हैं। डी इसका राइट आंसर है। जिसने अगर डी को क्लिक किया होगा तो उसके सभी उत्तर सही होंगे। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आपके दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हो, मोबाइल में जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, जो तमाम अपने स्टोरेज जो बढ़ाते हो आप लोग, उसका एक प्रश्न दिया होगा। 1 टेराबाइट में सम्मिलित है। 1 टेराबाइट में कितना सम्मिलित होता है आपको ये पता होना चाहिए। टेराबाइट की बात कर रहा हूं तो टेराबाइट कितना होता है? देखिए, ए दिया है 10-24 गीगाबाइट, या बी दिया है 10-24 किलोबाइट, या फिर दिया है सी 10-24 मेगाबाइट, या फिर डी दिया है 10-24 बाइट। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए 10-24 गीगाबाइट अगर ये होता है, जिसे हम अगर हम इसको देखें तो 10 को जो 10-24 गुणा 10-24 गुणा 10-24 इतना अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निकल के सामने आएगा, तो बच्चों उसको हम 1 ट्रिलियन भी बोलते हैं, ट्रिलियन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या बोला? ये 10-24 क्या बना? ये आपका गीगाबाइट ये आपका है, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखा होगा, जो आपने बनाया होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए, आप सभी लोग, सभी की आपके पास जीमेल अकाउंट सभी बच्चों के पास होगा। आजकल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास जीमेल अकाउंट नहीं होगा। तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। 31वें नंबर का प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले आंशिक वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? PGP, A, B, POP कहा जाता है, या CMIME, या स्पैम। दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्पैम ये कहा जाता है। इसका ये आंसर आपका डी आपका इसका सही है। 31वें का डी आंसर आपका सही है। देखिए, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष से अस्तित्व में आया? भारत का आईटी, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। आईटी का मतलब क्या था? सूचना तकनीकी अधिनियम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 1995, 2000 में, 2002 में, 2003 में। तो किस वर्ष से ये अस्तित्व में आया बच्चों? तो आपको सही, अगर इसका सही आंसर दूं तो बच्चों, तो 2000 में इसका ये अस्तित्व में कैसे आया? देखिए, तकनीकी जो सूचना तकनीकी अधिनियम जो एक्ट था ना 2002 में, जो भारतीय संसद द्वारा इसको पारित किया गया था, और जो ये अधिनियम था 17 अक्टूबर 2000 को 17
अक्टूबर 2000 को, ठीक है, 2000 को ये क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। और अगर मैं जो सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसका जो संशोधित जो अधिनियम था, उसके बाद जो संशोधित अधिनियम हुआ 2008 को, इसको संशोधन किया गया था। संशोधन में इसमें काफी संशोधन 2008 में काफी संशोधन किया और इसको 23 दिसंबर 2008 को, देखिए 23 दिसंबर 2008 को जो भारतीय संसद है, हमारे दोनों सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इसको क्या किया था, पास कर दिया था, इसको पारित कर दिया गया था, ठीक है। कब दोनों सदनों से इसको कब पारित किया गया था, 23 दिसंबर 2008 को जब ये लागू किया गया था। 17 अक्टूबर 2000 को इसे क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 33वें नंबर का प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का अगर जन्म की अगर बात करो तो पावापुरी में, गया में, लुम्बी में या वैशाली में, तो इनका जो जन्म हुआ था ऑप्शन डी वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था, जो ईसा कब, ईसा पूर्व, ठीक है, 599 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, वर्ष पहले वैशाली के जो स्वतंत्र, उस समय जो स्वतंत्र राज्य था उस समय, तो उस राज्य का जो ये क्षत्रिय वंश में ये पैदा हुए थे। और अगर मैं सिद्धार्थ और जो सिद्धार्थ थे और जो रानी तिशिला, ठीक है, तिसाला, सिद्धार्थ और तिसाला के ये क्या थे, पुत्र थे, जो आपके जो चैत्र शुक्ल के 13 पर ये क्या हुए थे, पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ हुए थे, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए 34वें नंबर का प्रश्न, बहुत ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बन गया, आ गया क्वेश्चन। हिस्ट्री में आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में मगर कहाँ से प्रश्न बने, ये देखिए। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है, क्या है, कुतुम्बक दरवाजा या बी है बुलंद दरवाजा या सी है अलाई दरवाजा या डी है सीरी दरवाजा, क्या है इसका अगर राइट आंसर बताऊं तो दोस्तों 34 का ये सी आपका सही उत्तर है। अलाई दरवाजा इसे कहा जाता है। देखिए कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है, जो अलाई दरवाजा, तो दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको किया गया था, निर्माण किया गया था और निर्मित, जिसमें क्या था, बहुत शानदार ये प्रवेश द्वार को ये बनाया गया। और यह जो अला और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कुतुबक जो परिषद था ना, उस परिषद में इसको जोड़ दिया गया था। और इसमें चार में से एक मात्र, ये जो चार इसमें जो दरवाजे बने, चारों में से एक मात्र इसमें प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे अलाई का दरवाजा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब 35 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सूर्य का प्रकाश, ये डी या सूर्य का प्रकाश। अगर मैं सही, अगर इसका अगर यहाँ पर आंसर देखूं तो उसका डी उत्तर सही है। मगर इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो मुझे, मैंने इसलिए इसको पिकअप करा कि इससे रिलेटेड तमाम चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नवीनीकरण ऊर्जा को हम क्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जो क्या होता है, जिस ऊर्जा में बिल्कुल भी क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता, पॉल्यूशन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जिनके स्रोत क्या होता है, क्षय ऊर्जा से होते हैं। एनर्जी स्रोत जो होता है, जिसके स्रोत का पुनः क्या भरण किया जाता है। मान लीजिए आपकी बैटरी है, सोलर बैटरियां होती हैं। सोलर बैटरियां क्या होती है, जब धूप नहीं आती है तो उस बैटरियों से आपको लाइट प्रोवाइड हो जाती है। फिर क्या होता है, जब धूप आती है तो फिर दोबारा रिचार्ज हो जाता है। कहने का मतलब है भंडारण क्षमता जो पुनः भंडारित हो सकती है, भंडारण जिनका किया जा सकता है, ठीक है, वो तमाम चीजें। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा होगी, आपके जल विद्युत ऊर्जा होगी, ज्वारी ऊर्जा होगी, बायोगैस होगी, जैव ईंधन हो गया, तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ रही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 36वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। 36वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ये शानदार प्रश्न है, ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये प्रश्न जो था बच्चों, ये कई दफे पूछा गया था और ये जो प्रश्न है ना,
जब मैंने इस पे एक लेक्चर दिया था, जो ऑनलाइन क्लास दी थी, जो बच्चे इसमें जुड़े थे उनको पता होगा। और ठीक है, तो इसमें बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या गौरवशाली क्रांति, किससे संबंधित थी? ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको क्रांतियां यदि आपने पढ़ी होंगी तो आपको निश्चित रूप में इसका पता होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये बोस्टन चाय पार्टी जो जिसे संबंधित थी, ये अमेरिका के इतिहास की प्रमुख घटना ये मानी जाती है। अमेरिकी क्रांति से संबंध है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जानकारी भी बहुत जरूरी होती है कि अगर बाई चांस मान लीजिए जब अगली परीक्षा की जो तैयारी करे, अगर उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, बोस्टन टी पार्टी की अगर मैं बात करूं, 1773 के ब्रिटिश संसद के जो टी अधिनियम के खिलाफ ये एक विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। इसमें 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त द्वारा जो बोस्टन हार्बर में जहाजों से फेंक दिया गया था, और जिन्हें इस मौके पर भारतीयों के नाम से इसे जाना जाता है। मैं इसको भारतीय से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। अब बोस्टन चाय पार्टी विशिष्ट जो ब्रिटिश उपनिवेश है मैसाचुसेट्स के एक उपनिवेश, बोस्टन के उपनिवेश वाले थे ना, जैसे हम कहते हैं व्यापारी होते हैं, उसी प्रकार के थे। उनके ब्रिटिश सरकार की जब खिलाफ ये प्रत्यक्ष ये विद्रोह हुआ 17 दिसंबर 1773 को, जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा कर युक्त चाय, देख बोस्टन के अधिकारियों द्वारा जब कर युक्त चाय के 3 जहाजों को ब्रिटेन से लौटाने से इनकार कर दिया था। जब ब्रिटेन में ये 3 जहाज चाय से भरे ये जहाज थे, इसमें चाय कर इसमें लगा दिया था, टी कर इसमें लगा दिया था। तो इसको उपनिवेशवादियों ने एक समूह पर ये क्या कर दिया था, देखिए, इसको ब्रिटेन ने से लौटाने से इनकार कर दिया, और तो उपनिवेशवादियों ने एक समूह बनाया और जहाज पर सवार हो गए हैं, और चाय को बोस्टन हार्बर में ये फेंक कर इनको नष्ट कर दिया गया है। और ये जो घटना थी, इस घटना को अमेरिकी इतिहास की प्रमुख घटनाओं में इसे माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बुशमैन का क्षेत्र है, 37 नंबर का प्रश्न है। बुशमैन का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सहारा मरुस्थल, बी आपका आटाकामा मरुस्थल है, या सी गोबी मरुस्थल है, या डी आपका कालाहारी मरुस्थल है। दोस्तों, अगर इसका सही आंसर दूं तो ये आपका जो डी दिया हुआ है कालाहारी मरुस्थल, आपका ये सही आंसर है। देखिए, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये भारतीय वन स्थित सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2021 की जब सर्वेक्षण और रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो ये कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर एक से सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पर पाए गए? देखिए, आंध्र प्रदेश था, या छत्तीसगढ़ था, या झारखंड था, तेलंगाना था। तो दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर दूं तो ये छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या थे यहाँ पर, अगर बात करूं तो यहाँ पर जो वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था। अब यहाँ पर किस प्रकार से था, अगर मैं बात करूं, मुझे थोड़ा सा ये प्रश्न मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैं इसको 2 ऑप्शन इसमें पिकअप करूंगा। देखिए, मैंने छत्तीसगढ़ कहा तो था, मुझे ज्यादा जो डाउट है, अगर मैं थोड़ा इसको आपको यहाँ पर आपको बता दूं, थोड़ा मुझे इसलिए डाउट है। देखिए, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं बच्चों, तो आंध्र प्रदेश का अगर वनों का क्षेत्रफल बात करूं 647 वर्ग ये किलोमीटर में के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इनका जो टोटल प्रतिशत क्षेत्र आता है 2.22% यहाँ पर ये आता है। वहीं फिर उसके बाद नागालैंड की बात करूं तो ये नागालैंड में आता है आपका ये आपका जो ये है आपका ये आंध्र प्रदेश ही है जो आपका सर्वाधिक रूप में ये वन क्षेत्र पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर प्रतिशत के आधार पर बता दूं तो वनों का 2 प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। देखिए, मिजोरम है 84% के आसपास, अरुणाचल प्रदेश 79.33% है, मेघालय
36%, मणिपुर है 74%, नागालैंड है 73.9%। अब यहाँ पर जो एक में सार्वधिक वन क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश ही इसका राइट आंसर होगा, कि उसमें एकल अगर बात करें तो 647 वर्ग किलोमीटर के आसपास करेगा, और प्रतिशत की बात करें 2.22% इसमें ये आता है। ये इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है आपका जो 38 का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। वैसे मैंने पिक तो बी किया है, मगर मुझे जो मैं अगर 100% अगर जो श्योरली हूँ तो वो ए की तरफ मैं जाऊंगा। अगर आयोग से अगर इसका आंसर की आती है तो आंसर की मैं छत्तीसगढ़ भी दिया जा सकता है और झारखंड भी, नहीं छत्तीसगढ़ भी दिया जा सकता है और आंध्र प्रदेश भी दिया जा सकता है। मैं पिक करूंगा आंध्र प्रदेश को पिक करूंगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, जो 39 नंबर का जो प्रश्न है, मीट योर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंध है? थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। थोड़ा अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ए होगा। ए प्रशांत महासागर में गहराई का मापन से है इसका मतलब। ठीक है, इसका मैं पिक कर रहा हूँ। इसको प्रश्न मुझे ज्यादा श्योरली इसका नहीं हूं, तो अपने हिसाब से अगर मैं इस पेपर में बैठता इस प्रश्न को करने के लिए तो मैं ऑप्शन ए को इसको क्लिक करता। अब देखिए, शिवा सुंदरम जल प्रपात निम्न में से निम्न नदियों में से किस नदी पर यह स्थित है? आपको बताना है, चंबल या नर्मदा या कावेरी या कृष्णा। तो दोस्तों अगर इसका 40वें का जो राइट आंसर है कावेरी नदी में ये स्थित है। ठीक है, 41वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करूं दोस्तों, तो 41वें नंबर में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे माना जाता है? आपका जो GV मालवणकर को माना जाता है। ठीक है, जिनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं, जो गणेश वासुदेव मालवणकर जो ये रहे आपके, अगर मैं बात करूं 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक ये आपके क्या रहे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर रहे। कब तक? 1952 से 1956 तक ये इनका कार्यकाल रहा। अब बात करते हैं 42वें नंबर का प्रश्न। 42वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 42। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर, तो अगर आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 17 में इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके कई दफे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, सेट है हमारा, जो सेट की जो चर्चा कर रहे हैं, जो सेट है आपका ए नंबर का ये सेट, इसको लेके चल रहे हैं। तो इसमें अगर बात करूं 44 नंबर के प्रश्न की बात करूं तो अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रतिक्रिया द्वारा प्रयुक्त किए गए? किन ऐसे कितने आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन पर महाभियोग की प्रतिक्रिया चली या नहीं? कितनी बार चली हैं? 1, 2, 4, इनमें से कोई? अभी तक तो जिन पर महाभियोग की बात करें तो वैसे तो 2 लोगों पर महाभियोग की जो चीजें अप्लाई हुई थी, मगर महाभियोग लगने से पूर्व ही इन्होंने क्या दे दिया था? अपना इस्तीफा दे दिया था। उस पद से ये हट गए थे। तो उस पद से जब हट गए थे तो इन पर किसी प्रकार का महाभियोग लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इनमें से अभी तक कोई नहीं। अगर मैं भारत में आज तक की अगर किसी भी जज को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले के सारे जो मामले में कार्रवाई कभी पूरी हुई ही नहीं। ठीक है, जितने भी जज किसी को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया, क्योंकि जब ये कार्रवाई होती थी वो अपने पहले इस्तीफा देते थे, कार्रवाई पूरी नहीं होती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, किसी पे महाभियोग लगाया ही नहीं। वो क्या करते थे, फिर जजों ने उनसे पहले ही इस्तीफा दे दिया। भारत में अब तक केवल 2 न्यायाधीशों को महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना था। दो ऐसे क्या हैं, जज हैं जिन पे महाभियोग का प्रस्ताव बन गया था संसद पे, उन पे महाभियोग जैसी चले। उनका नाम अगर मैं बताऊं, बी रामास्वामी मामला था एक, और दूसरा है आपके सौमित्र सेन मामला। ये 2 जो जज हैं, इन पे जो ये प्रस्ताव बना, तो जैसे प्रस्ताव बना तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहने का मतलब है किसी पे क्या हुआ, महाभियोग का कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई।
अब बात करते हैं 45वें नंबर का प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? कौन है, आपको ये बताना है दोस्तों। अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राज्य अमीरात, ये कौन है, इसमें आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अप्रैल से अगर नवंबर 2021-22 की अगर बात करें, अप्रैल टू नवंबर की बात करूं, 21 और 22 के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो अमेरिका क्या था, सबसे शीर्ष में ये निर्यातक ये बना रहा। और जो उसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात रहा, उसके बाद चीन रहा, उसके बाद जर्मनी रहा। अब जो 2022 की अगर बात करूं तो 2022 में चीन सबसे ऊपर रहा और अमेरिका आपके तीसरे स्थान पर रहा, फिर जर्मनी रहा, नहीं संयुक्त अरब अमीरात रहा, जिसे हम यूएई कहते हैं। देखिए, अगर इसमें पूछा गया 21-22 के अनुसार, तो 21-22 के अनुसार अमेरिका सबसे टॉप में रहा। अगर 22-23 की अगर बात करें तो उसमें चीन सबसे टॉप में रहा। और भारत क्या है, ये सबसे बड़ा निर्यातक के तौर पर ये उभर रहा है। ठीक है, भारत क्या है, सबसे बड़ा आयात निर्यातक है, आयात करता है। ठीक, अब बात करते हैं 46वें नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? देखिए, लगान का नियमन है, या काश्तकार अधिकार की सुरक्षा है, या भूमि चकबंधन है, या काश्तकारों को स्वामित्व का, ये अगर इस व्यवस्था को देखोगे आप, अगर काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है अगर देखोगे, तो इसमें तो मुझे लगता है कि सारे चीजें इसके सुधार में, सारी चीजें जैसे लगान का भूमि नियमन है, ये भी है, भूमि का चकबंधन है, ये भी है, काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार है। ये वाला जो प्रश्न है, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है कि ये इनके पक्ष में नहीं है। काश्तकारों का अधिकारों की सुरक्षा, तो ये इसमें काश्तकारों की सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है, लगान का नियमन भी किया, भूमि चकबंधन भी किया। इसका अगर 46वें का डी ऑप्शन सही है। अब 47वें प्रश्न को देखते हैं। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? ऐसे दो बैंकों का नाम बताना है आपका। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कैनरा बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बी ओरिएंटल बैंक ऑफ मार्क्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या सी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो इनमें से अगर सही आंसर दूं तो इसका बी ऑप्शन सही है, ओरिएंटल बैंक ऑफ मार्क्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आपने अगर बैंक में अभी कभी गए होंगे तो बैंक में जैसे पंजाब नेशनल बैंक का होगा तो उसका जो होर्डिंग लगी होगी ऊपर से जिसमें, तो वहां पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार की होर्डिंग लगी, तो PNB यहाँ पर अगर लिखा है तो यहाँ पर छोटे से यहाँ पर लोगो बने होंगे इन बैंकों के। इसका मतलब है कि इनका विलीनीकरण PNB में हो गया है। ठीक है, अब 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो अगर इसका सही आंसर दूं तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन पहले मैं रखता हूं आपके सामने। राज्य सरकारों की आवश्यकता है व समाधानों में अंतर, या फिर राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न है, या फिर बात करूं क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता की बात कर रहे हैं, या डी वित्तीय आयोग को बढ़ता हुआ महत्व। देखिए, अगर इसका जो राइट आंसर है आपका डी होगा। ठीक है, वित्तीय आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ठीक, ये महत्वपूर्ण। अब अगर आपने उत्तराखंड ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री, अगर 1857 की क्रांति पढ़ी होगी तो ये आपको पक्का ये क्वेश्चन आता होगा। देखिए, एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने 1857 के विरोध में को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहायता दी। देखिए, भूटान कभी भी किसी भी देश का ये गुलाम नहीं रहा। श्रीलंका हमारे पड़ोसी नीचे वाला देश है, यहाँ पर इसने कभी किसी को सहायता नहीं दी। अगर वर्मा की बात करें ये भी नहीं देगा। और नेपाल ने क्या दी थी, अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। ठीक है, ये है। अब देखिए, जो मैथ का जो पोर्शन है, मैथ का पोर्शन को मैं अभी स्पेशली रूप में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ये मैंने इसे, ठीक है, अब मैथ क्या हो गया आपको, राज्य से संबंधित जो प्रश्न है तो मैं उसको अभी दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आता हूं, तो उस पे ये मैं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में क्या आपको मेरे द्वारा जो हल किया गया पेपर है वो किस प्रकार से लगा, अपना जवाब अवश्य दें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।